देखो, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रेडियो एक्टिविटी। हम लोग सीधा चूड़ा सिलेबस पे टिके हुए रहेंगे, कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ कुछ बेसिक टर्म है जो तुमको जान लेना चाहिए, जानते ही होगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं ई, ठीक है। ऊपर क्या लिखते हैं, ए, और नीचे क्या लिखते हैं, जेड। ए को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मास नंबर, इसके बारे में पता ही होगा। ए को क्या कहते हैं हम लोग, मास नंबर। जेड को क्या कहते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई एटम है, अगर वो एटम मेरा न्यूट्रल है, तब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए कभी कभी एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है, अगर मेरा एटम कैसा है, न्यूट्रल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन केस ऑफ न्यूट्रल। न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, अगर न्यूट्रल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, ये तुम जानती हो। अगर हम Na की बात करें तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, ये तो जानते ही होगे, ठीक है। 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम इसका चार्ज की बात करें, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको Na+ की बात करें तो Na+ कब होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है। तो इसके पास 11 प्रोटॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ये जानते ही हो। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने, आने या फिर जाने की वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को उतना प्रेफरेंस नहीं देते। प्रोटॉन नहीं जा सकता लेकिन इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसीलिए हम लोग मेनली एटॉमिक नंबर ऑफ को नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन से तब रिप्रेजेंट करेंगे अगर वो न्यूट्रल है तब। अब इसका एग्जाम्पल हम क्लोरीन के साथ भी देखते हैं। क्लोरीन होता है 17, इसमें 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो Cl- हो जाएगा। तो Cl- में कितना है, 17 प्रोटॉन है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे करते हैं। ये आई होप ये सब क्लियर है, ये सब पूरा बेसिक था, बहुत पहले भी तुम लोग जानते ही होंगे ये सब चीज को, एक बार रिकॉल हो गया, ठीक है। इसको नोट करना चाहो तो इसको नोट कर लो। ऊपर को कहते हैं ए मतलब हो गया मास नंबर, जेड मतलब हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। अच्छा, मास नंबर क्या चीज का बना हुआ होता है, जो मास नंबर है ए जो है, ए को कहते हैं हम लोग मास नंबर। मास नंबर में मेरे पास क्या क्या आता है, ये सम है, क्या चीज का सम है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। और जेड क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, नंबर ऑफ सॉरी, जेड क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अगर तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, तुम A-Z करोगे। अगर तुम A में से Z निकालोगे, ठीक है, A में से Z निकाल दोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बचेगा। देखो दिख भी रहा है तुमको, प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, न्यूट्रॉन बचेगा। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है A-Z, ठीक है। नोट करो इसको पहले यहां तक जल्दी, ये पूरा बेसिक है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बहुत रेयर केस है कि अगर मान लो कि बोर्ड वाला कुछ ज्यादा मेहरबान है तब उनसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, ठीक है। इसके अलावा नहीं पूछेगा तुमसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुमको डिफरेंस पूछ सकता है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, यही सब डिफरेंस पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा इसमें।
और मेनली तो जो सम्स होता है, जब अल्फा रेज निकलता है, बीटा रेज निकलता है, गामा रेज निकलता है, तब ऐसे जो न्यूमेरिकल्स होता है अधिकतर सवाल उससे आएगा। समझो 90% चांस है कि रेडियो एक्टिविटी का न्यूमेरिकल्स देगा, ओनली 10% में ये सब सवाल पूछ सकता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, या फिर आइसोटोप बताओ क्या होता है, आइसोटोन बताओ क्या होता है, आइसोबार बताओ क्या। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का नंबर नहीं देता, कहे देगा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का नंबर? 100 नंबर का क्वेश्चन है, तुमको 120 पे मार्किंग करेगा। अटेम्प्ट का नंबर पे नहीं देगा जी, कैसे देगा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का नंबर? हमको पहले ये बता, तुमको आउट ऑफ 120 तो चेक करेगा नहीं ना? हाँ, बेस्ट वाले देख सकता है कि एगो में तुमको 7 आया, दूसरे में तुमको अगर 8 आ रहा है तो 8 को प्रेफरेंस दे। डिपेंड करता है टीचर के मूड पे, ठीक है? जरूरी नहीं है कि कोई हर टीचर वैसा काम करे, बोलेगा हम क्यों ज्यादा मेहनत करें। जो उसको पहला दिखेगा वही चेक करके छोड़ देगा, जो एक्स्ट्रा दिखा उसको काट देगा सीधा, चेक भी नहीं करेगा ऐसा। लेकिन किसी के पास समय है तो वो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो तुम अपना सेफ साइड लेके चलो ना, हमेशा जो तुमको बेस्ट आता है तुम उसी को अटेम्प्ट करो, टॉप 5 में उसी को अटेम्प्ट करो। अगर तुमको करना भी है जिसको, तो उतना करने की क्या जरूरत है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आइसोटोप। ये सब जानते ही होगे, एक बार बस रिकॉल कर दे रहे हैं। आइसोटोप, आइसोबार, और तीसरा आता है आइसोटोन। ठीक है, ये सब के बारे में अंतर तुम लोग केमिस्ट्री क्लास में पढ़े होंगे, फिर भी हम बता देते हैं आइसोटोप क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप, कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं तो C612 भी होता है और C614 भी होता है, ये आइसोटोप का एग्जाम्पल है। मतलब क्या होता है, एलिमेंट सेम होगा, या फिर तुम कह सकते हो एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन दोनों का मास नंबर डिफरेंट होगा। तो लिखो पहले इसका डेफिनेशन, आइसोटोप। आइसोटोप सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। देखो सेम एलिमेंट बोलने का मतलब ये हो गया कि सेम एटॉमिक नंबर, तुम अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। ठीक है, आइसोबार, आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार में तुम्हारा मास नंबर सेम होता है पर एलिमेंट अलग अलग होता है। एग्जांपल इसका क्या क्या हो सकता है, जैसे कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम का 1940 और कैल्शियम का 20 और 40, ये भी होता है। तो यहाँ पे क्या तुमको दिख रहा है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मास नंबर सेम है। तो क्या लिखोगे, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट having different atomic number, different element having different atomic number, having different atomic number but same mass number, but same mass number is called isobar। एग्जाम्पल इसका और भी लिख सकते हो, सोडियम भी है इसका एग्जाम्पल, Na1123, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 1223। ठीक है, 1223 मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आइसो, बट सेम मास नंबर, सेम मास नंबर से बोले सो रहा है क्या? चलो आइसोटोन, आइसोटोन में क्या होगा, इसमें बस याद रखना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम लोग, तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है, A-Z, ये तुम जान रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंट एलिमेंट लिखो, डिफरेंट एलिमेंट आइसोटोन, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर भी अलग है, मास नंबर भी अलग है, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर having different atomic number but same number of neutrons, but same number of neutrons।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा मैग्नीशियम वाला, यही एग्जाम्पल इसमें भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे ए माइनस, देखो यही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ए क्या है 23 और मैग्नीशियम का एक 24 भी होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला एग्जाम्पल इसका, देखो यहाँ पे 23 Na11 और यहाँ पे 24 Mg12। तो यहाँ पे देखो 23 माइनस 11 करोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 12, और यहाँ पर 24 माइनस 12 करोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 12। तुम्हारे मन में होगा सर सवाल, एक जगह सर आप Mg के ऊपर 24 लिए, एक जगह Mg के ऊपर 23 लिए, ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये उसका डिफरेंट आइसोटोप है। ठीक है, मैग्नीशियम भी दो तरह का आइसोटोप शो करता है, एक 23 और एक 24। तो इस बार 24 वाला केस लिया है, इसलिए इसका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी नोट कर लेना, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसमें तुमको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन आएगा, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल में डिफरेंशिएट करने पूछ सकता है, और कुछ नहीं। अब जो मेन कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी में, उसका रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो पढ़ना है, तो अभी हम लोग वो देखेंगे। रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो रेडियो एक्टिविटी वहां से पढ़ो। रेडियो एक्टिविटी पेज नंबर 286। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेक्वेरेल। Henry Becquerel discovered the phenomenon of radioactivity in 1890. इसको अंडरलाइन कर लो, डायरेक्टली एक नंबर का सवाल पूछ देता है। कौन है साइंटिस्ट जो डिस्कवर किया था फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी? तो ये था हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल डिस्कवर किया था फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन 1896। Once in a dark room, he left a uranium salt placed on a photographic plate wrapped in black paper. After some days, he was surprised to find that the photographic plate had been affected. Later on, the same observation was made with the other salt of uranium. From these observations, we concluded that uranium and its salts by themselves emit some kind of radiation, which can pass through the cover, that is black paper, glass, or wood, etc., of the photographic plate and affect it. These radiations were called the Becquerel rays. On further investigation, these radiations were found to be of three types. Number one, positively charged, two, negatively charged, and third, uncharged, were then named as alpha, beta, and gamma radiation respectively. These substances which emit these radiations were called radioactive substances. Thus, the substances which disintegrate or decay by the spontaneous emission of radiations are called the radioactive substance. Example: uranium, radium, polonium, थोरोनियम, एसिटनियम एक्सेट्रा। देखो सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है, पहले एक साइंटिस्ट जो था जिसका नाम था हेनरी बेक्वेरेल, वो क्या किया, एक ब्लैक पेपर लिया था, ब्लैक पेपर में यूरेनियम का सॉल्ट, एक ब्लैक पेपर लिया था, इसमें यूरेनियम का सॉल्ट रखा था, इसको फोल्ड करके फोटोग्राफिक प्लेट के बगल में रख दिया था। तो कुछ देर बाद क्या दिखता है, कुछ दिनों बाद या फिर कुछ घंटों के बाद क्या दिखता है, फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ रेडिएशन जैसा उसको एक कलर का, तुम लोग पहले देखे होगे जो पुराने जमाने का कैमरा आया करता था उसमें फोटोग्राफिक प्लेट का इस्तेमाल किया जाता था, उसके रील को साफ करना पड़ता था, है ना, तो उससे जब जाके फोटो हम लोग को एक पर्टिकुलर दिखता था, उसमें रील होता था, वो भी एक फोटोग्राफिक प्लेट है। तो सिमिलरली यहाँ पे वही फोटोग्राफिक प्लेट है, इसमें जब वो इस सॉल्ट को इस फोटोग्राफिक प्लेट के बगल में रखा, जबकि ये ऑलरेडी कवर था, सॉल्ट कैसा था, कवर्ड था, तब भी क्या दिखा, इसमें कुछ रेडिएशन का छाप बन गया। तो उससे इसको यह पता चला, देखो ये रखा कहाँ था, डार्क रूम में रखा था, ध्यान रखना फोटोग्राफिक प्लेट अगर तुम उसको डायरेक्टली सनलाइट पे रख दोगे ना तो वो इफेक्ट हो जाएगा। क्यों इफेक्ट हो जाएगा? क्योंकि सनलाइट से बहुत सारा रेडिएशन आता है, तो उससे फोटोग्राफिक प्लेट पर असर कर जाएगा। लेकिन इसको ये डार्क रूम में रखा था, साथ साथ ब्लैक पेपर में रैप करके रखा था, उसके बावजूद फोटोग्राफिक प्लेट में रेडिएशन का निशान आ गया। तो इससे उसको यह पता चला कि जरूर यूरेनियम के अंदर कुछ चीज होगा, यूरेनियम के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है या फिर कोई पार्टिकल है जो इससे निकला, पेपर को भी पास किया और तब जाके फोटोग्राफिक प्लेट में ये कलर या फिर जो फोटोग्राफिक प्लेट से पास कर रहा था तो ये अपना निशान छोड़ दिया। तब फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, तब उसको पता चला कि टोटल 3 तरह का पार्टिकल होता है, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है वो 3 तरह का होता है। तो क्या क्या पार्टिकल होता है? तो पहला पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल, दूसरा होता है बीटा पार्टिकल,
और तीसरा पार्टिकल होता है गामा पार्टिकल। तो अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल के बारे में पता चला। तो अल्फा को देखा जाए तो वो मेनली कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। बीटा जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव। बीटा कैसा होता है, नेगेटिव। और गामा क्या होता है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े हो ना, तो यहाँ पे अल्फा एक तरह का प्रोटॉन है, बीटा एक तरह का इलेक्ट्रॉन है और गामा एक तरह का न्यूट्रॉन है। लेकिन देखो इस बात का ध्यान रखना कि इसका वैल्यू अलग होता है। वैल्यू अलग होने का मतलब क्या, अगर अल्फा का वजन की बात करेंगे तो वो एक हीलियम के वजन के बराबर होता है। अब तुम्हारे मन में जैसे हीलियम का वजन क्या होता है, कोई हमको बता सकता है? पहले हीलियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, देखो हीलियम में तुमको पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4। तो तुमको पता होगा कि ये जो 4 है, ये 4 क्या चीज का बनता है, तुम लोग को पता है ना कि 4 बोलने का मतलब क्या है, ये इसका मास नंबर है। और मास नंबर में क्या होता है, मास में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और साथ साथ क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अगर इसका मॉडल की बात करें तो देखो ये मेरे पास मॉडल रहा, ये न्यूक्लियस रहा होगा, जहां पे 2 प्रोटॉन को प्लस पी करके लिख दिया और 2 न्यूट्रॉन को एन और एन करके लिख दिया। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसे करके घूम रहा होगा। ये इसका मॉडल होता है हीलियम का। ठीक है, लेकिन अगर वजन की बात करें तो तुम इसको क्या बोलोगे, 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम दोगे इसको, 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन के वजन को हम लोग नापेंगे? कोई बता सकता है क्या इसमें हम इलेक्ट्रॉन के वजन को नाप रहे हैं कि नहीं नाप रहे? पहले ये बताओ हमको, ये जो 4 AMU लिखे हैं, क्या इसमें हमने इलेक्ट्रॉन के वजन को कंसिडर किया है कि नहीं किया? बताओ, कोई बताओ। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर नहीं किया गया, इसमें इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं लिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास का 1/1000 गुना कम होता है। यही रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है इसके मास को हम देते ही नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या मानते हैं, हीलियम का जो मास होता है वो 4 AMU होता है। और अल्फा पार्टिकल होता है ना, अल्फा पार्टिकल का भी मास 4 AMU होता है। लेकिन फिर भी अल्फा और हीलियम में फर्क होता है। कोई बता सकता है क्या फर्क होता है? सोचो कॉमन सेंस से। अल्फा और हीलियम में फर्क होता है, क्या फर्क होता है? सोचो कॉमन सेंस से। कोई बता सकता है अल्फा और हीलियम में फर्क क्या होता है? एनीवन? ओपन क्वेश्चन है सबके लिए। क्या कोई बता सकता है अल्फा और हीलियम में फर्क क्या होता है? अल्फा स्टेबल नहीं है, कैसे बढ़ा सकते हैं कुछ से कुछ? हाँ, बहुत अच्छा बात है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुमसे कभी भी कोई सवाल पूछे कि अल्फा और हीलियम में फर्क क्या है, तुम देखोगे मेनली अल्फा पार्टिकल के एमिशन में हीलियम लिखा हुआ तुमको दिखेगा। ठीक है, लेकिन फर्क यही होता है कि अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जब रिप्रेजेंट करता है ना, अगर दिखाए कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो वो क्या दिखाएगा, हीलियम को दिखाएगा, हीलियम को निकलते हुए दिखाएगा। ठीक है, तो कभी कभी तुम देखोगे कि अल्फा को हीलियम से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। फर्क यही होगा कि अल्फा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। चलो इसको लिख लो कॉपी में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीलियम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीलियम एटम, what is the difference between helium atom and alpha particle? सिमिलैरिटी बता देते हैं पहले, फिर डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, एक काम करो, 2 कॉलम बना लो, एक कॉलम में सिमिलैरिटी लिखो, एक कॉलम में डिफरेंस लिखो। एक कॉलम में सिमिलैरिटी लिख लेना, दूसरे कॉलम में डिफरेंस लिख लेना। एक कॉलम में सिमिलैरिटी लिखो, दोनों में क्या सिमिलैरिटी होता है, और दूसरे कॉलम में डिफरेंस लिखोगे। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी में क्या लिखोगे, दोनों का मास 4 AMU होता है। क्या लिखोगे, बोथ मास इज 4 AMU, both mass is 4 AMU, both mass is 4 AMU। ठीक है,
और कोई सिमिलरिटी? दोनों का मास 4 mu होता है। और कोई सिमिलरिटी? हाँ, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। नहीं, बोथ पॉजिटिवली नहीं है। हीलियम न्यूट्रल होता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, इसके कारण ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो डिफरेंस में जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस में अब लिखो कि अल्फा पार्टिकल डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन, alpha particle does not have electron, whereas helium particle has electron, whereas helium particle has electron, whereas helium particle has या फिर contains electron। ठीक है, दूसरा डिफरेंस लिखोगे, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज, डिफरेंस है ये, ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, कितना चार्ज है? +2, याद रखना, अल्फा में कितना चार्ज होता है? +2। और अगर मास की बात करें तो कितना मास होता है अल्फा में? 4 mu, याद रखना, मास कितना होगा? 4 mu। क्यों 4 mu? क्योंकि इसके पास दो प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए इसका मास 4 mu होगा और चार्ज 2 +2 होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका वैल्यू +2 होता है। ठीक है, और मास कितना होता है अल्फा का? 4 mu। द मास ऑफ अल्फा इज 4 mu, और मास ऑफ ये हीलियम पार्टिकल भी 4 mu होता है। ठीक है, अच्छा, हीलियम में क्या लिखोगे? हीलियम न्यूट्रल होता है, whereas helium atom is neutral, whereas helium atom is neutral. The charge on alpha particle is +2, whereas the charge on helium is 0 or neutral, whereas helium is neutral। डायरेक्टली लिख सकते हो, हीलियम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया इसका, अल्फा, बीटा और गामा। अच्छा, अब बीटा के पे आते हैं। ठीक है, अल्फा के बारे में समझ में आ गया, अल्फा का पूरा समझ में आ गया होगा कि अल्फा और हीलियम में रिलेशन क्या है, दोनों में अंतर क्या है। अब बीटा में आते हैं। बीटा मतलब समझो 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक बात बताओ कि ये जो बीटा पार्टिकल है, तो इसको नाम बीटा क्यों दिया गया? इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बोला? हम बोलते डायरेक्टली कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, डायरेक्टली बोल सकते थे, तो इसके लिए अलग सिंबल नाम देने का क्या जरूरत पड़ा? कोई बता सकता है डिफरेंस बिटवीन बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन में फर्क क्या होता है? सोचो थोड़ा, ऐसा क्या हुआ कि हम बीटा को इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे? तुम चुप रहो, जो मन तो बकते रहता है तुम। हाँ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी एमिशन हो रहा है ना, ये न्यूक्लियस से एमिशन हो रहा है। तुम अगर पढ़ोगे तो रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना। न्यूक्लियर फेनोमेना बोलने का मतलब क्या? ये मेरा रहा एटम, ये रहा एटम के अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, जितना भी रेज निकलेगा ये न्यूक्लियस निकले। अच्छा, एक बात बता, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है। चलो मानते हैं ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहला सेल में, दूसरा सेल में मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, जितना मन है उतना इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 4 5 जो भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो कभी भी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, रिडक्शन स्टेट देखना है, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन आके इसमें अटैच होता है, तब चेंज आता है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी अलग क्यों है, केमिकल चेंज से अलग क्यों है? क्योंकि देखो, रेडियो एक्टिविटी के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से ये चार्ज निकलता है, न्यूक्लियस से अल्फा, बीटा या फिर गामा रेडिएशन निकलता है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल होना चाहिए कि सर, न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और 0 मतलब न्यूट्रल चार्ज है, तो बीटा कैसे निकला? सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन तुम लोग नहीं पूछे, तब हम पूछ रहे हैं। चलो अब तुम लोग बताओ, अगर हमने कहा कि न्यूक्लियस से अल्फा निकल रहा है, बीटा निकल रहा है, गामा निकल रहा है, इसका मतलब ये तीनों पार्टिकल अंदर प्रेजेंट होना चाहिए ना। और हमने बहुत पहले भी पढ़ा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही न्यूक्लियस के अंदर रहता है, नेगेटिव चार्ज तो रहता ही नहीं है। तो बताओ बीटा कैसे निकल रहा है? कोई हमको समझा सकता है कि बीटा कैसे निकल रहा है? अगर अंदर में कोई नेगेटिव चार्ज है ही नहीं तो बीटा कैसे निकलता है? कोई बता सकता है? तुमको हम धर के पीट रहे हैं।
एक अल्फा पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है, गामा न्यूट्रल है। बस एक सिंपल सा सवाल है कि न्यूक्लियस के अंदर में नेगेटिव चार्ज तो होता ही नहीं है, तो ये बीटा कैसे निकल रहा है? सिंपल सा सवाल है। न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज होता ही नहीं है, तो बीटा कैसे निकल रहा है? चलो देखो, इसको समझाते हैं। कोई बता सकता है? कोई एनीवन, किसी को आता हो, कोई जानता हो? शारिया, कोमल, नीरज, ओम, कोई कोई बताना चाहता हो या फिर किसी को पता हो? न्यूक्लियस के पास एनर्जी लेके वापस जाता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो देखो, हम ये बता रहे हैं, देखो होता क्या है असल में। सिंस ये बिल्कुल सही है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है। हम लोग क्या मानते हैं, हम एक न्यूट्रॉन को उठाएंगे। हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन है। हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन को उठाते हैं। न्यूट्रॉन कैसा है? जीरो। न्यूट्रॉन कैसा है? जीरो, ठीक है। तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का मिलके बना हुआ है, जो जुड़ के क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया। देखो समझ में आ रहे हो? न्यूट्रॉन असल में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। हम माने कि न्यूट्रॉन जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज का बना हुआ होता है, ठीक है। जब भी तुम बीटा का एमिशन करोगे, तुम बीटा का एमिशन किए, तब क्या करेंगे, हम एक प्रोटॉन ऐड करेंगे। अभी जो हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे ना, अभी ये तुमको समझा रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, मान लो कि मेरे पास कोई जैसे यूरेनियम की हम बात करते हैं, एक रिएक्शन ही लेते हैं। देखो अल्फा और बीटा और गामा में भी बता देते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास कोई रेडिएशन है, चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं ताकि तुम लोग को और क्लियर हो जाए। अगर मान लो मेरे पास कोई एक है एक्स, ये है ए एटॉमिक नंबर, ये है जेड। अगर हम इसमें से अल्फा पार्टिकल को निकालते हैं, अल्फा को निकालेंगे तो देखो क्या हो रहा है। तो हमको बता सकता है कि अल्फा का मास कितना होता है। अल्फा का मास होता है 4, 4 एम क्लियर होता है। तो उसका मास में 4 माइनस करना होगा ना। समझ में आ रहा है क्यों 4 माइनस कर रहा है मास में? तो अब जो नया कंपाउंड बना वो क्या बन जाएगा, नया कंपाउंड बोल रहा है, नया एलिमेंट जो बना उसमें 4 मास कम होगा, तो A-4 लिखेंगे। और एक बात बताओ, अल्फा का तो खुद +2 चार्ज होता है ना। अगर वो निकलेगा तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी तो 2 घटेगा ना। समझ में आ रहा है? उसमें भी 2 चार्ज घटेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, Z-2। सबको समझ में आया कि जब भी अल्फा निकलता है तो हम ऊपर में 4 माइनस करेंगे, नीचे में 2 माइनस करेंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्या क्लियर है सबको? पहले बताओ हमको, नीरज, कोमल, शारिया, बताओ हमको पहले, किसको दिक्कत है बताओ। एक और बार बता दे। ठीक है, देखो फिर से अल्फा के बारे में क्या बताए थे, अल्फा का मास के बारे में क्या बताए थे, अल्फा का मास 4 AMe होता है। और अल्फा का चार्ज के बारे में क्या बताए थे, अल्फा का चार्ज क्या होता है, +2 चार्ज होता है। अच्छा, +2 चार्ज मतलब समझो 2 प्रोटॉन, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। +2 चार्ज मतलब क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है कि नहीं? तो अगर किसी से हम अल्फा निकालते हैं, मान लो किसी बॉडी से अल्फा निकालेंगे तो उसका मास 4 घटेगा ना, तो A-4 करेंगे ऊपर में, ठीक है। और उसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 2 घटेगा ना, क्योंकि उसका 2 चार्ज भी निकला, तो Z-2 करेंगे। समझ में आ रहा? देखो हम ये न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, दोबारा रिपीट नहीं होगा। न्यूमेरिकल्स में इसका पूरा इस्तेमाल करोगे। अगर कोई भी पार्टिकल से अल्फा निकल रहा है तो नेगेटिव अल्फा डाले हैं, अल्फा जाएगा तो मास से 4 निकाल देगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन से 2 निकाल देगा। और यहाँ पे बगल में क्या लिखेंगे, +HE लिखे, ऊपर में 4, नीचे 2। तुम चाहते हैं अल्फा भी लिख सकते, एक ही बात है ना। ये निकल गया बाहर, समझ में आ रहा है क्या हुआ, ये हीलियम पार्टिकल बाहर निकल गया, मतलब एक तरह से अल्फा निकल रहा है, ठीक है। असल में इसी को लिख रहे हो यहाँ पे, ऐसे करें, यहाँ पे माइनस अल्फा लिखे हो ना, मतलब इसके बॉडी से अल्फा निकला तो यहाँ पे अल्फा लिख दिया और ये अलग कंपाउंड बन गया, ठीक है। अगर तुम उसको इसका लिखना नहीं पसंद करते हो तो तुम यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हो कि इसमें से एक हीलियम पार्टिकल 4 और 2 निकाल रहे, एक ही बात है। तुम यहाँ पे ऐसे लिखो
या फिर तुम इसको ऐसे लिखो, एक ही आंसर आएगा, a-4 और z-2। समझ में आ रहा है? या फिर तुम चाहो तो इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तुम इक्वल टू की तरह ट्रीट करते हो, ये इज इक्वल टू उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तुम अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x a z चेंजेस टू y a-4 z-2 प्लस हीलियम पार्टिकल, ऊपर में 4 नीचे में 2। अब अल्फा कभी भी निकलेगा तो दिक्कत नहीं होगा किसी को। समझ में आया सबको? नोट करो उसको जल्दी। ये अल्फा रेडिएशन का हुआ। जब भी अल्फा कोई पार्टिकल से निकलेगा तो मास में 4 माइनस, एटॉमिक नंबर में 2 माइनस, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, ये नेगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव बन गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हीलियम की जगह अल्फा लिखे, एक ही बात है। कोमल, क्लियर हुआ तुमको? ठीक है, हो गया? नोट हो गया सबका? आगे बढ़े? नीरज, नोट कर लिया? ठीक है, चलो अब बीटा पे हम लोग थे। हम लोग कहाँ पे थे? बीटा पे थे। तो बीटा के बारे में हमने क्या बताया कि बीटा के केस में कैसे आया था बीटा? तो देखो, हमने क्या माना, हमने माना कि एक न्यूट्रॉन जो था वो स्प्लिट किया 2 पार्ट में, एक +1 चार्ज, एक -1 चार्ज। -1 चार्ज बीटा बन के चला गया। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बढ़ गया ना? समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बढ़ा। अच्छा, मास में कोई फर्क हो रहा है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास को तुम क्या मानते हो? नेग्लिजिबल मानते हो। तो क्या मास में कोई परिवर्तन हुआ? मास में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन चार्ज में परिवर्तन हो गया। जब एक नेगेटिव बाहर की तरफ निकला तो नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन एक बढ़ गया ना। मान लो अगर मेरे पास कोई भी था, जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम में पहले 11 प्रोटॉन हुआ करता था, उसमें से एक न्यूट्रॉन निकला, उसमें से न्यूट्रॉन टूटा 2 पार्ट में, एक पॉजिटिव चार्ज में, एक नेगेटिव चार्ज में। नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ये जो +1 आया, ये तो इसके साथ भी जुटेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल 12 प्रोटॉन हो जाएगा। इसीलिए जब भी बीटा एमिशन होगा तब क्या करोगे? यहां पे बिल्कुल वही लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लेते कोई एलिमेंट एक्स है, यहाँ पे लिख रहे हैं ए, यहाँ पे लिख रहे हैं जेड। अगर इसमें से बीटा एमिशन निकल रहा है, मतलब बीटा को नेगेटिव, देखो -B लिख रहा है मतलब बीटा निकल रहा है, तो जब बीटा निकलेगा तो क्या मास में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा मास में फर्क, क्योंकि प्रोटॉन तो वहीं का वहीं प्रेजेंट है ना। इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका मास तो ए ही होगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। समझ में आया क्यों एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा रहे? क्योंकि ये जो प्रोटॉन एक छोड़ के गया था ये इसमें ऐड हो जाएगा, इसीलिए इसका +1 हो जाता है। तो तुम इसको ऐसे लिखो या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x a z, इसको इक्वल टू जैसा ट्रीट करो, जब इधर से उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? y a z+1 प्लस बीटा। समझ में आया सबको? अगर किसी को समझने में तकलीफ है तो ये रूल के तौर पे इसको रटोगे। क्या रूल के तौर पे रटोगे? कि अगर अल्फा निकलेगा तो मास में 4 माइनस और नीचे चार्ज में 2 माइनस, लेकिन अगर बीटा निकलेगा तो मास में कोई फर्क नहीं, नीचे में +1 करेंगे। ऐसा क्यों किए, रीजन भी तुमको बता दिए। अगर तब भी दिक्कत है तो रटो इसको। बीटा एमिशन क्लियर है? लिख लो इसको बीटा एमिशन करके। ये हुआ बीटा एमिशन।
y बन जाएगा, मतलब दूसरा एलिमेंट हुआ। देखो यहाँ पे एक एलिमेंट x था, ये बन गया y, इससे ये पता चल रहा है कि ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। जब भी न्यूक्लियर चेंज होता है तो एलिमेंट ही बदल जाता है, इसीलिए ऐसा लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा आता है गामा एमिशन। तो तुम अल्फा देख लिए, बीटा देख लिए, गामा एमिशन। गामा में कुछ नहीं करना, गामा में कोई चेंज नहीं होता। गामा में क्या करोगे, यहाँ पे स्टार मार्क लगाओगे, स्टार मार्क बता रहे इसके पास एनर्जी है। जब भी गामा निकलेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट वही का वही रहेगा। एलिमेंट एक्स है, यहाँ पे ए और जेड रहेगा, यहाँ पे बस गामा रे निकल गया। ठीक है, तुम इसको और करके भी लिखना चाहो तो जब भी गामा रेडिएशन होगा तो एलिमेंट वही रहेगा, एक्स ए जेड ही रहेगा, स्टार खाली खत्म हो जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, गामा निकल जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए कंप्लीट तैयार हो गए। बस इसमें यही न्यूमेरिकल्स ही था और कुछ नहीं। अभी जो तुमको बताए ना, ये इससे सवाल आएगा 3 से 4 नंबर का बोर्ड में बस, और ये पूरे चैप्टर में कुछ नहीं, यही था। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं, एक थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, चार्ज में नीचे में 1 प्लस होगा, नीचे में चार्ज में 1 प्लस होगा। हाँ यहाँ, हाँ गामा को वाई से रिप्रेजेंट करता है, वाई जैसा लगता है लेकिन वो वाई नहीं होता। चलो अब कुछ थ्योरी पोर्शन और डिस्कस करते हैं, जैसे रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना। ये समझ में आ गया, न्यूक्लियर फेनोमेना मतलब क्या, इसमें न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है, उसको बाहर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया ना, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर निकलने से क्या फर्क होता है। क्लियर हो गया, यहाँ से क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। चलो एक बार बस रीडिंग देख लेते हैं यहाँ से। चलो स्टार्ट करो, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना। Any physical changes, such as in the pressure and temperature or chemical change, such as the excessive increasing action of strong electric and magnetic field, chemical treatment, oxidation, etc., does not change the nature of radiation emitted by the substance and its rate of decay. देखो ये बात लाइन क्लियर है ना, यही बोल रहा है कि चाहे तुम कुछ भी चेंज कर दो, चाहे तुम उसको फ्रीज करो, चाहे तुम उसको हीट करो, चाहे तुम उसमें कोई इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड डालो, उससे नेचर ऑफ रेडिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रेडिएशन अंदर से निकल रहा है। बाहर के इलेक्ट्रॉन में तुम कुछ भी कर दो, अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुम अभी तक उसके न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फेनोमेना है, जब तक तुम उसके न्यूक्लियस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हो तब तक उसके फेनोमेना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे। This clearly shows that the phenomena of radioactivity cannot be due to the or इसको लाइन को अंडरलाइन कर लो, दिस क्लियरली शो दैट द फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी कैन नॉट बी ड्यू टू ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता। ठीक है, विच कुड इजिली बी अफेक्टेड बाय सच चेंजेस, द रेडियो एक्टिविटी शुड देयरफॉर बी द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, वही समझा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियर फेनोमेना है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हीटिंग, कूलिंग, प्रेशर, इस सबसे फर्क पड़ जाता। the radioactivity should therefore be the property of nucleus. Thus, ये डेफिनेशन बुक का लाइन बाय लाइन नोट कर लेना। रेडियो एक्टिविटी पूछ लेगा व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, एक न्यूक्लियर फेनोमेना। पहला लाइन, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, इट इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना, it is the process of spontaneous emission of alpha, beta and gamma radiation from the nucleus of an atom during their decay. spontaneous emission मतलब इसका कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही निकलेगा, तुम इसको नाप नहीं सकते हो, कभी भी निकल सकता है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कभी भी निकलता है। ठीक है, तो ये क्या बोला, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, इट इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ड्यूरिंग इट्स डिके। नेक्स्ट पढ़ लो। From a radioactive substance containing a very large number of atoms, there is no way to know when or which nucleus. इस लाइन को भी अंडरलाइन करो, there is no way to know when or which nucleus of the atom will decay at the moment. Hence the radioactivity decay is a random phenomena. एक और बात यही है कि इसको कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट नहीं है कि इतना समय निकलेगा, इतना करने पे निकलेगा, ऑटोमेटिक है, कभी भी निकल सकता है, कभी भी नहीं निकल सकता। तो इसको पता नहीं कर पाए हैं, तो ये बताया कि हेंस रेडियोएक्टिविटी इज अ रैंडम फेनोमेना
देयर इज नो लॉ बाय विच द डिस्टिंगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल न्यूक्लियस कैन बी नोन या फिर प्रेडिक्टेड। रेडियो एक्टिविटी एज एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। अच्छा तुम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर तो नहीं पढ़े हो, फिलहाल तो नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शायद उस दिन जो सर उस दिन बताए थे तुमको, सर तुमको लेफ्ट हैंड थंब रूल बताए होंगे। लेफ्ट हैंड थंब रूल याद है? लेफ्ट हैंड थंब रूल तो याद है। देखो लेफ्ट हैंड थंब रूल में क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड थंब रूल के बारे में तुम लोग को तो नॉलेज पता ही होगा थोड़ा सा, लेकिन ऐसे दोबारा हम बता देते हैं। लेफ्ट हैंड थंब रूल हमेशा क्यों इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं फोर्स के लिए। लेफ्ट हैंड क्या चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, नोट कर लो, फोर्स के लिए। तुम लोग का सिंस सिलेबस तुम लोग का रिड्यूस हुआ है तो बर्डन तुम ही लोग पे है, क्योंकि तुम लोग को बहुत सारा चीज नहीं आ रहा होगा, 11th में ये सब का जरूरत पड़ेगा, इसलिए तुमको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं। कभी भी बोले लेफ्ट हैंड, याद रखना लेफ्ट हैंड क्या बताएगा, तो लेफ्ट हैंड तुमको फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? लेफ्ट हैंड फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। और राइट हैंड तुमको क्या चीज का डायरेक्शन बताएगा? राइट हैंड क्या बताएगा तुमको? ठीक है, तो राइट हैंड तुम्हारा लेफ्ट हैंड फोर्स बताता है, ठीक है, और राइट हैंड तुम्हारा, एक सेकंड, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड मूवमेंट बताया, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज बताता है। राइट हैंड क्या बताएगा? राइट हैंड तुमको डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन ये तुमको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, फोर्स का डायरेक्शन हम लोग को देखना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। सबसे पहले देखो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, रेडियो एक्टिविटी एज एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन, एक साइंटिस्ट था, वो क्या किया था, एक लेड बॉक्स लिया था। अच्छा कोई बता सकता है लेड बॉक्स ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? तुम हर जगह देखोगे जब भी रेडियो एक्टिविटी पढ़ाया जाएगा तो उसमें एक लेड बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों लेड बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है? लेड जो होता है वो रेडिएशन को आर पार होने नहीं देता। लेड अगर मोटा है तो वो रेडिएशन को रोक देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेड बॉक्स के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रख दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रख दिया। अब रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस है तो क्या होगा, उसमें से कुछ रेज निकलेगा, अल्फा बीटा गामा, यही तीन तो रेज निकल सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा निकला, मान लेते यहाँ पे बीटा निकला, मान लेते यहाँ पे गामा निकला। अच्छा फील्ड हम कैसा रखे हैं, तो हम फील्ड इनटू, देखो ये जो क्रॉस का साइन होता है, ये क्रॉस का साइन बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। कैसा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। फील्ड कैसा है? इनवर्ड। क्रॉस साइन क्या बताता है? फील्ड जो है वो इनवर्ड है। हमको फोर्स का डायरेक्शन चाहिए तो कौन सा रूल लगेगा? लेफ्ट हैंड थंब रूल। तुम लोग अपना कॉपी में बनाओ और देखो थंब रूल के हिसाब करो, लेफ्ट हैंड उठाओ। ये डायरेक्शन देखो, ये जो मिडिल फिंगर होता है ये क्या बताएगा, ये मिडिल फिंगर तुम्हारा करंट का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल में मिडिल फिंगर क्या बताएगा? करंट का डायरेक्शन। याद रखो, इसको लिखवा देते हैं। मिडिल जो फिंगर होता है, मिडिल फिंगर हमेशा करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन। इंडेक्स फिंगर जो होता है, इंडेक्स फिंगर जो होगा ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और थंब जो होता है, थंब तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? फोर्स का डायरेक्शन। ये नोट कर लो, क्योंकि तुम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं पढ़े हो तो ये सब तुम्हारा छूट गया था, ये यहाँ पे काम आएगा। ऐसा तुम रटोगे ही वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जिसको समझने का मन है देख लो। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन। एक बात बताओ, बीटा जो होता है वो कैसा पार्टिकल होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है ना। मान लो यहाँ से बीटा निकला, मान लेते बीटा निकला, देखो मेरा लेफ्ट हैंड ये रहा, ठीक है, मेरे लिए लेफ्ट हैंड ये है, ये करंट का डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट को नीचे मानेंगे। क्लियर है सबको? बोलो जल्दी बोलो, हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड क्या बताए हैं? अंदर की तरफ बताए हैं, बताया ना मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हमने बोला है ना फील्ड इनवर्ड है। तो ये
इंडेक्स फिंगर जो होता है, ये जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर, ये क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, फोर्स का डायरेक्शन टू द राइट। इसका मतलब बीटा पार्टिकल किधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा? टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट करेगा। तो बीटा पार्टिकल एक लंबा आर्क लेके राइट की तरफ भागेगा। ठीक है, बीटा पार्टिकल किधर भागेगा? राइट की तरफ। तो यहां पे हो जाएगा बीटा पार्टिकल लंबा आर्क लेके। ठीक है, बीटा पार्टिकल हो गया राइट की तरफ। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल भागा राइट की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, अगर बीटा इधर जाएगा तो अल्फा किधर जाना चाहिए? अल्फा इधर की तरफ जाना चाहिए, जाएगा ही जाएगा। देख लो यहाँ पे। अब रिवर्स देखो, अगर अल्फा निकला तो अल्फा का डायरेक्शन क्या होता है? अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, अंदर की तरफ दिख रहा है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। तो अल्फा किधर जाएगा? तो अल्फा निकलेगा तो अल्फा जाएगा इधर की तरफ। ये हो गया अल्फा पार्टिकल, अल्फा। और गामा के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो क्या वो डिफ्लेक्ट होगा? नहीं डिफ्लेक्ट होगा, वो स्ट्रेट भागेगा, गामा चल जाएगा स्ट्रेट। ये हो गया गामा पार्टिकल। क्या सबको समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट? बोलो जल्दी। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो यहां तुम्हारा अल्फा इधर की तरफ, बीटा इधर की तरफ, अल्फा टू द लेफ्ट, बीटा टू द राइट एंड गामा अनडेविएटेड। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देंगे तो ये डायरेक्शन बदल जाएगा। ये कब है? जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा तो बस ये इंटरचेंज हो जाएगा, बीटा इधर आ जाएगा, अल्फा इधर की तरफ आ जाएगा, गामा उधर ही हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, लेफ्ट हैंड थंब रूल लगा लेना, ट्राई करके देख लोगे। इसको नोट करना मत भूलना, ये तुमको काम ही देगा। इसको नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। कुछ और बताएंगे अभी, पहले यहां तक नोट करो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई हमको बता सकता है कि यहाँ पे हमने अल्फा को थोड़ा कम दिखाया, बीटा को ज्यादा दिखाया। कोई बता सकता है कि बीटा ज्यादा डेविएट क्यों करता है, अल्फा कम डेविएट क्यों करता है? जबकि अल्फा ज्यादा पावरफुल हुआ ना, तो उसको ज्यादा डेविएट करना चाहिए था, लेकिन बीटा ज्यादा डेविएट करा। कोई बता सकता है? सोचो जरा, क्यों ऐसा होता है कि बीटा ज्यादा डेविएट करता है, अल्फा कम डेविएट करता है? बताओ, एनीवन? देखो, सिंपल सी बात है, बीटा का मास बहुत कम होता है, क्योंकि बीटा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। कभी देखे होना कि जो हल्का चीज होता है वो दूर तक फेंकाएगा, हवा बहुत तेज चलेगा तो क्या होगा? दूर तक जाएगा। अल्फा पार्टिकल भारी होता है क्योंकि इसका मास 4 AMU है, बीटा का मास नेग्लिजिबल इसके सामने, तो इसलिए बीटा ज्यादा कर्व लेके जाता है और अल्फा कम कर्व लेके जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मास। ठीक है, तो अगर तुमसे कभी भी पूछेगा कि वाई द डेविएशन, लिखो इसको, वाई द डेविएशन ऑफ बीटा इज मोर इन कंपैरिजन टू अल्फा, why the deviation of beta is more in comparison to alpha, why the deviation of beta is more in comparison to alpha, why the deviation of beta particle is more in comparison to alpha?
तो इसका आंसर लिखो, इट इज बिकॉज बीटा पार्टिकल बीइंग लाइटर, it is because beta particle being lighter, it is because beta particle being lighter deviates the most, बस उतना ही लिखो, काफी है। बीटा पार्टिकल लाइटर होने के कारण डेविएट करता है ज्यादा, बस। चलो इसको पढ़ लो, रेडियो एक्टिविटी एज एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल, पढ़ो इसको जल्दी। इन 1903 Rutherford experimentally studied the nature of radiation emitted by the radioactive substance. He found that on subjecting the radiation given out by a radioactive substance to a magnetic field in a direction perpendicular to their path, they separate out into three distinct constituent axons in which magnetic field is normal to the plane of paper inward. Those when turned to left must be positively charged and are called alpha particles. Those which turn to the right must be negatively charged and are called beta particles. The beta particles are deviated more than the alpha particles. Those which passes undeviated must be the uncharged and are called the gamma radiation. Gamma radiations are the electromagnetic waves similar to the light waves, and they therefore not affected by the magnetic field. Similarly, if the radiation given out by a radioactive substance are subjected to electric field in a direction perpendicular to their path, they again separate out into the three constituent axons. Those which turn towards the negative plate are the positively charged alpha particles. Those which turn towards the positive plate are negatively charged beta particles. Those which pass undeviated are the uncharged gamma radiation. The beta particles are undeviated more than the deviated more than the alpha particles. अब देखो यहाँ पे अगर चार्ज प्लेट डाल दे, अगर हम यहाँ पे चार्ज प्लेट डाल देते हैं, इधर अगर नेगेटिव चार्ज डालते तो अल्फा यहीं आएगा, इधर अगर पॉजिटिव डालेंगे तो बीटा इधर आएगा। तुम चाहो तो ये इंटरचेंज भी कर सकते हो, अगर इंटरचेंज करोगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव डालोगे तब बीटा इधर आएगा। ध्यान रखना, एक ही फील्ड एट ए टाइम लगाओगे, आइदर तुम मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, आइदर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, दोनों में से कोई एक ही फील्ड लगाना है, ऐसा नहीं कि दोनों लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव, जहां पे नेगेटिव रहेगा वहां पॉजिटिव जाएगा, जहां पे पॉजिटिव रहेगा वहां नेगेटिव जाएगा, बस वही समझाया गया। उसके बाद आया प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तुम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के देख लेना, हम सारा पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी पॉइंट छोटा नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल पढ़ लोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल पढ़ लेना, ठीक है, ये सब बता चुके हैं। अच्छा, इसका यूज भी इसमें दिया हुआ होगा, ठीक है, कुछ कुछ इसमें यूज भी दिया होगा, वो यूज भी तुमको देख लेना है, ठीक है। और जहां तक बात है न्यूमेरिकल्स का एक रफ आइडिया तुमको दे दिया, तुम अगर खुद से घर में ट्राई करोगे न्यूमेरिकल्स को तो बनेगा वो, ठीक है, अगर ट्राई करके देख सकते हो, जो भी थ्योरी हम बताए न्यूमेरिकल का वो सब बनेगा, ट्राई करके देख लेना। और तब भी अगर डाउट होता है तो हम क्लियर कर देंगे। अभी एक दिन और इसका क्लास होगा, थोड़ा सा और इसका बताएंगे, थोड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा